नमस्कार, वंदे मातरम, जय हिंद। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, पढ़ाई आपकी बढ़िया से चल रही होगी, तैयारी जोर-शोर से चल रही होगी। तो एक बार पुनः स्वागत है आपका करियर मास्टर 43 के ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म पर। तो आज के वीडियो में संविधान के अंतर्गत भाग 5 में हमने राष्ट्रपति को पढ़ लिया है। आज हम उसी के आगे उपराष्ट्रपति के बारे में चर्चा करेंगे कि उपराष्ट्रपति का पद है क्या, शक्तियां क्या होती हैं, कार्यकाल क्या होता है, शपथ क्या होता है। तो राष्ट्रपति के बाद जो सबसे दूसरा महत्वपूर्ण पद है वो उपराष्ट्रपति का होता है। राष्ट्रपति के बाद जो दूसरा सबसे महत्वपूर्ण पद होता है वो उपराष्ट्रपति का होता है। तो उपराष्ट्रपति के बारे में ही हम आज चर्चा करेंगे। छोटा सा टॉपिक है, बहुत ज्यादा इसमें विस्तार से बातें नहीं है, लेकिन जो भी है इंपॉर्टेंट है तो उस पर विस्तार से हम चर्चा करेंगे। तो चलिए वीडियो की शुरुआत की जाए, और यदि वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और चैनल पर यदि नए होंगे तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए लेक्चर की शुरुआत की जाए। जैसे आप बोर्ड पर देख पा रहे हैं, भाग 5 के ही अंतर्गत उपराष्ट्रपति को शामिल किया गया है। तो क्या क्या बातें उपराष्ट्रपति के बारे में हैं, जरा उसको देखा जाए। तो अनुच्छेद 52 जैसे कहा है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा, वैसे ही अनुच्छेद 63 में आर्टिकल 63 में कहा गया है कि भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा, ये आर्टिकल 63 में बताया गया है। ठीक है ना। और क्या कहा गया देखो, और जो ये उपराष्ट्रपति है ये राज्यसभा का पदेन सभापति एक्स ऑफिस चेयरमैन होता है। ध्यान रखिएगा, ये मैंने इसलिए यहां लिखा है क्योंकि एक आध बार उत्तर प्रदेश का जो विभागीय एसआई का परीक्षा हुआ था उसमें ये पूछा गया था कि राज्यसभा का एक्स ऑफिस चेयरमैन कौन होता है। राज्यसभा का एक्स ऑफिस चेयरमैन कौन होता है। तो जो पदेन सभापति है उसकी अंग्रेजी एक्स ऑफिस चेयरमैन होती है। तो राज्यसभा का उपसभापति पदेन सभापति होता है, एक्स ऑफिस चेयरमैन होता है। महत्वपूर्ण चीजें हैं, इंपॉर्टेंट चीज है, ध्यान रखिएगा। ठीक है ना। तो क्या कहा गया है 63 में, भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा जो राज्यसभा का पदेन सभापति होगा। ठीक है ना। अब 64 क्या कह रहा है, आर्टिकल 64 कि ये जो उपराष्ट्रपति का पद है, उपराष्ट्रपति का पद है, ये कहां से लिया गया है, ये अमेरिका के संविधान से लिया गया है। भारत में जो उपराष्ट्रपति का पद है वो कहां से लिया गया है, अमेरिका के संविधान से लिया गया है। ये अनुच्छेद 64 बताता है। तो 63 में भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा और 64 में उसका पद कहां से लिया गया है, अमेरिका से लिया गया है, इसको लिखा गया है। तो 63 और 64 समझ में आ गया। तो अब एक ये भी आपको ध्यान रखना है कि राष्ट्रपति का पद कहां है, अनुच्छेद 63 में। उपराष्ट्रपति का पद कहां है, अनुच्छेद 63 में, और राष्ट्रपति का पद कहां है, अनुच्छेद 52 में। ये चीज आपको ध्यान रखना है। तो चलिए 63 और 64 हो गया। अब आगे और कुछ बात किया जाए। उपराष्ट्रपति के लिए योग्यताएं क्या हैं। कोई भी व्यक्ति यदि उपराष्ट्रपति के पद पर निर्वाचित होना चाहता है, उपराष्ट्रपति का जो है इलेक्शन लड़ना चाहता है, तो उसके लिए क्या योग्यताएं होनी चाहिए। ठीक है ना। तो संविधान के अनुच्छेद 66 का जो थर्ड है, 66 का थर्ड, वो क्या कह रहा है कि भारत का नागरिक होना चाहिए। राष्ट्रपति के लिए भी यही कहा है, भारत का नागरिक होना चाहिए। आयु कम से कम 35 वर्ष होनी चाहिए। तो ये दोनों योग्यताएं तो राष्ट्रपति के समान ही हैं, राष्ट्रपति के समान ही है। भारत का नागरिक हो और आयु कम से कम 35 वर्ष हो। लेकिन जो तीसरी योग्यता है वो राष्ट्रपति से इतर है, राष्ट्रपति से भिन्न है। राष्ट्रपति में हमने ये समझा था कि वह लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता रखता है या रखता हो। उपराष्ट्रपति के कॉलम में राज्यसभा का सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता रखता हो। यहां उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता रखता हो। यह तीसरी योग्यता है।
ठीक है ना। साथ साथ में किसी लाभ के पद पर ना हो, वो अलग से योग्यता लिखी गई है। तो मुख्य रूप से ये 3 योग्यता है। भारत का नागरिक हो, आयु कम से कम 35 वर्ष हो और राज्यसभा का सदस्य नियुक्त किए जाने की योग्यता रखता हो। ये राष्ट्रपति के लिए योग्यता लिखा है अनुच्छेद 66 थर्ड में। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यही पूछा जाता है आयु के बारे में। सबसे ज्यादा क्या पूछा जाता है? आयु के बारे में, ये ध्यान रखिएगा। तो ये योग्यता हो गया। चलिए आगे क्या कहा गया है, आगे कुछ समझा जाए। निर्वाचन कैसे होता है या निर्वाचन किसके द्वारा होता है, निर्वाचक मंडल कैसा है, ठीक है ना। तो 66 फर्स्ट में क्या कहा गया है, अनुच्छेद 66 फर्स्ट कहा गया है कि राष्ट्रपति का जो निर्वाचन होगा उसमें संसद के दोनों सदनों के सदस्य भाग लेंगे। संसद के दोनों सदनों के सदस्य भाग लेंगे। अब यहां देख लीजिए, संसद के दोनों सदनों के सदस्य मतलब लोकसभा के सदस्य प्लस राज्यसभा के सदस्य, सभा के सदस्य। एक चीज यहां ध्यान रखिएगा, यहां सदस्य लिखा गया है, निर्वाचित और मनोनीत की बात नहीं की गई है। तो क्या होगा कि लोकसभा और राज्यसभा के निर्वाचित प्लस मनोनीत, निर्वाचित प्लस मनोनीत दोनों प्रकार के सदस्य उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग लेते हैं। जब आप राष्ट्रपति पढ़े थे तो वहां राष्ट्रपति के निर्वाचन में दोनों सदनों के, लोकसभा और राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य ही भाग लेते थे, मनोनीत नहीं भाग लेते थे। लेकिन उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में निर्वाचित और मनोनीत दोनों सदनों के, निर्वाचित और मनोनीत दोनों सदस्य भाग लेते हैं। यह अंतर है। साथ में आपने जब राष्ट्रपति पढ़ा तो राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य भी भाग लेते थे राष्ट्रपति के निर्वाचन में। उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित या मनोनीत सदस्य भाग नहीं लेते। कहने का मतलब राज्य विधानसभा के सदस्य इसमें भाग नहीं लेते हैं। तो किन दो सदनों के सदस्यों द्वारा उपराष्ट्रपति का निर्वाचन होता है? लोकसभा और राज्यसभा के सदस्य। सदस्य का मतलब जब सदस्य खाली कह दिया जाएगा तो उसमें निर्वाचित और मनोनीत दोनों आ जाएंगे। तो राष्ट्रपति के निर्वाचन में संसद के दोनों सदनों के सदस्य भाग लेते हैं, जिसमें लोकसभा और राज्यसभा आ जाएगा और निर्वाचित तथा मनोनीत दोनों आ जाएगा। समझ में आया? डिफरेंट समझ में आया? जहां राष्ट्रपति में लोकसभा राज्यसभा के केवल निर्वाचित सदस्य, इसमें निर्वाचित और मनोनीत दोनों। राष्ट्रपति के निर्वाचन में राज्य विधानसभा के सदस्य, इसमें राज्य विधानसभा के सदस्य नहीं भाग लेते। आया समझ में? निर्वाचन समझ में आया? अब निर्वाचन रीत क्या है इसको थोड़ा सा समझा जाए। तो निर्वाचन रीत देखिए क्या है। राष्ट्रपति पहले समझ लें, हमने चूंकि बता दिया था लेकिन फिर एक बार रिवाइज कर दे रहे हैं। राष्ट्रपति का निर्वाचन अप्रत्यक्ष रूप से गुप्त मतदान के द्वारा, आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के आधार पर और एकल संक्रमणीय मत पद्धति, ये राष्ट्रपति का निर्वाचन था। उपराष्ट्रपति का जरा देखा जाए, अप्रत्यक्ष रूप से ही है, आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली यहां भी लागू है, एकल संक्रमणीय मत पद्धति यहां भी लागू है। तो जो निर्वाचन की रीत है वो कमोबेश वही है जो राष्ट्रपति के लिए है। उपराष्ट्रपति का निर्वाचन अप्रत्यक्ष रूप से होता है, उसमें एकल संक्रमणीय मत प्रणाली को अपनाया जाता है, आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली को अपनाया जाता है। तो ये उपराष्ट्रपति के निर्वाचन की रीत होती है। यहां भी गुप्त मतदान है। समझ में आया ना? चलिए आगे कुछ और बात कर लिया जाए, पदावधि के बारे में बात कर लिया जाए। तो अनुच्छेद 67 में कहा गया है कि उपराष्ट्रपति का जो कार्यकाल होगा वो 5 वर्ष होगा, अर्थात शपथ या निर्वाचन की तिथि से 5 वर्ष के लिए उपराष्ट्रपति चुना जाता है। लेकिन 5 वर्ष पहले भी वो राष्ट्रपति को त्यागपत्र देकर पदमुक्त हो सकता है। तो कार्यकाल 5 वर्ष है, 5 वर्ष पहले भी यदि वो त्यागपत्र देना चाहे तो किसको त्यागपत्र देगा? राष्ट्रपति को त्यागपत्र देगा। समझ में आ गया? अब क्या
5 साल के पहले 5 वर्ष के पूर्व भी क्या इसको हटाने की कोई प्रक्रिया है? तो हां, हटाने की प्रक्रिया है। अब वो क्या है, ध्यान से समझिएगा। राज्यसभा के सदस्यों के बहुमत से पारित हटाने की प्रक्रिया द्वारा हटाया जा सकता है। कहने का मतलब, यदि राज्यसभा के द्वारा पारित प्रस्ताव, यहां लिख लें, पारित प्रस्ताव लिख लें, ज्यादा सही होगा। राज्यसभा द्वारा पारित प्रस्ताव द्वारा हटाया जा सकता है। राज्यसभा के जो सदस्य हैं उनके द्वारा बहुमत के आधार पर एक प्रस्ताव पारित कर दिया जाए तो उपराष्ट्रपति को वहां से हटाया जा सकता है। अब ये जो बहुमत का प्रस्ताव है, ये बहुमत कैसा होगा? ये साधारण बहुमत है, इसमें कोई बहुत टेक्निकल बहुमत नहीं है। साधारण बहुमत से यदि कोई प्रस्ताव पारित हो जाता है, साधारण बहुमत से यदि कोई प्रस्ताव पारित हो गया कि उपराष्ट्रपति को हटाना है, तो राज्यसभा के भी जितने भी सदस्य हैं उनका 50% + 1 लोग यदि इस प्रस्ताव को पारित कर दें तो उपराष्ट्रपति को हटाया जा सकता है। उपराष्ट्रपति को हटाने के लिए बहुत ही साधारण प्रक्रिया है। अब देखिए, राष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया बड़ी जटिल प्रक्रिया है, महाभियोग की प्रक्रिया बड़ी जटिल है, लेकिन वहीं उपराष्ट्रपति को हटाने के लिए बड़ी ही साधारण प्रक्रिया होती है। जब यहां प्रस्ताव पारित हो गया तो फिर यहां से चला जाएगा लोकसभा में, और लोकसभा केवल सहमति जरूरी है, लोकसभा की केवल सहमति जरूरी है, वहां पास होना नहीं है। तो केवल और केवल यहां राज्यसभा जब चाहे, आप टेक्निकल भाषा में समझ ले कि राज्यसभा जब चाहे उपराष्ट्रपति को हटा सकता है। साधारण बहुमत की जरूरत होती है। और आधार क्या हो, जैसे आपने राष्ट्रपति के संदर्भ में पढ़ा, तो राष्ट्रपति पर संविधान के अतिक्रमण का आधार लगता है, तब महाभियोग की प्रक्रिया होती है। उपराष्ट्रपति में कोई भी आधार चलेगा, कोई भी आधार के आधार पर, आधार कोई भी हो सकता है, उसके आधार पर एक प्रस्ताव लाया जाए और प्रस्ताव पारित हो गया, उपराष्ट्रपति पद से हट गया। तो 5 साल तक रह सकता है, उसके पहले भी त्यागपत्र दे सकता है, और राज्यसभा चाहे, जब भी चाहे तो एक साधारण बहुमत के आधार पर एक प्रस्ताव पारित कर दे, और यदि वो प्रस्ताव यहां से लोकसभा सहमत दे दे तो उपराष्ट्रपति अपने पद से हट जाएगा। तो ये पदावधि के बारे में बातें हैं, ठीक है ना। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए आगे क्या और कुछ है उसके बारे में जाना जाए। शपथ क्या है, तो शपथ के बारे में कहा गया है आर्टिकल 69। तो अनुच्छेद 69 में उपराष्ट्रपति के शपथ का प्रारूप है। जैसे अनुच्छेद 60 में राष्ट्रपति के शपथ का प्रारूप है, ऐसे अनुच्छेद 69 में उपराष्ट्रपति के शपथ का प्रारूप है। और शपथ किसके समक्ष लेता है? राष्ट्रपति के समक्ष। शपथ किसके समक्ष लेता है उपराष्ट्रपति? राष्ट्रपति के समक्ष, अथवा राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किसी व्यक्ति के समक्ष। तो उपराष्ट्रपति अनुच्छेद 69 के द्वारा या अनुच्छेद 69 में विहित प्रक्रिया के आधार पर राष्ट्रपति के समक्ष शपथ लेता है, अथवा राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किसी व्यक्ति के समक्ष शपथ लेता है, ठीक है ना। अब देखो शपथ का प्रारूप कहां दिया है? अनुच्छेद 69 में। तो ये क्वेश्चन हमसे पूछ लिया जाता है कि निम्न में कौन से ऐसे पद हैं जिनके शपथ का प्रारूप अनुसूची 3 में नहीं दी गई है। तो अनुसूची 3 में भारतीय संविधान में जितने भी पद हैं उसमें 3 पद ऐसे हैं, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और राज्यपाल। ध्यान से समझिएगा, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और राज्यपाल 3 पद ऐसे हैं जिनके शपथ का प्रारूप या शपथ के बारे में
अलग से अनुच्छेद के बारे में बात की गई है, जैसे राष्ट्रपति के लिए 60 है, उपराष्ट्रपति के लिए 69 है, 69, और राज्यपाल के लिए 159 है। बाकी सभी जो संवैधानिक पद हैं उनके शपथ के प्रारूप के बारे में अनुसूची 3 में लिखी गई है, अनुसूची 3 में बातें बताई गई हैं। तो ये 3 पद स्पेशल है, इसलिए यहां ध्यान रखिएगा। तो अनुच्छेद 69 के तहत राष्ट्रपति के समक्ष शपथ लेता है। और आगे बात किया जाए, वेतन भत्तों की बात किया जाए, तो वेतन भत्ता यहां थोड़ा सा टेक्निकल है। जो उपराष्ट्रपति है उसको अपने पद का वेतन नहीं मिलता है, पद का वेतन नहीं मिलता है, अर्थात उपराष्ट्रपति का वेतन नहीं पाता है, बल्कि किसके रूप में वेतन उसको मिलता है? राज्यसभा के सभापति के रूप में वेतन प्राप्त होता है। चूंकि उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है, इसलिए जो भी उसको वेतन और भत्ते मिलते हैं वो राज्यसभा के सभापति के रूप में वेतन मिलते हैं। ये अनुच्छेद 97 में बताया गया है। तो अनुच्छेद 97 के अनुसार उपराष्ट्रपति को अपने पद का वेतन नहीं मिलता है, बल्कि राज्यसभा के सभापति के रूप में उसको वेतन प्राप्त होता है। ये आपको ध्यान रखना है। समझ में आ गया? तो वेतन आगे बात कर लिया जाए। और क्या है? अनुच्छेद 65 क्या कह रहा है, ध्यान से समझिएगा। जब वह कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में काम करेगा, क्योंकि वो 2 रूप में काम कर सकता है, एक राज्यसभा के सभापति के रूप में, और एक जब राष्ट्रपति अनुपस्थित है तो कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में। तो जब वो कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में काम करेगा तो सभापति के रूप में काम नहीं करेगा। ध्यान से समझिएगा, जब वह कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में काम करता है तो सभापति के रूप में काम नहीं करेगा। ऐसा नहीं है कि राष्ट्रपति भी रहे और सभापति भी रहे, ऐसा नहीं है। कार्यवाहक राष्ट्रपति जब रहेगा तो सभापति का कार्य नहीं करेगा या नहीं करता है। यह ध्यान रखिएगा, आर्टिकल 65 में बताया गया है। ठीक है ना? चलिए आगे बात किया जाए। कार्य और शक्तियां क्या हैं? तो बहुत ज्यादा यहां आपको विस्तार से नहीं पढ़ना है, चूंकि राज्यसभा के सभापति के रूप में वो समस्त वो कार्य करता है जो एक सभापति का कार्य है। मतलब सदन का संचालन करना, सदन में कौन कब बोलेगा, कौन सा प्रश्न कब उठाया जाएगा, इसका निर्धारण करना, किस सदस्य को कितना समय बोलने के लिए दिया जाएगा, उसका क्रम क्या होगा, इसको निर्धारित करना, उस सदन की मर्यादा को बनाए रखना, उस सदन में कोई असंसदीय भाषा का प्रयोग हो रहा है उस पर नियंत्रण लगाना, ये सारा काम सभापति के रूप में उपराष्ट्रपति की शक्ति है या कार्य है। और राज्यसभा में कोई पारित होता है विधेयक तो उस पर हस्ताक्षर भी करना है, इसका काम। राज्यसभा में पारित विधेयक पर उपराष्ट्रपति हस्ताक्षर भी करता है। तो ये सभापति के रूप में कार्य है। लेकिन अब यदि वो कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है, ध्यान से समझिएगा, कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में, तो जब वो कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है तो उसके अंतर्गत या उसमें राष्ट्रपति में वो समस्त शक्तियां जो राष्ट्रपति की हैं, जब वह जब कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में काम करता है तो उसमें वह समस्त शक्तियां आ जाती हैं, उसको समस्त वो शक्तियां प्राप्त हो जाती हैं जो राष्ट्रपति को प्राप्त होती हैं। वो शक्तियां क्या हैं, कल हमने या राष्ट्रपति वाले वीडियो में हमने विस्तार से चर्चा किया है। तो जब उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में काम करता है तो उसमें वो सारी शक्तियां प्राप्त होती हैं, सारा अधिकार प्राप्त होता है जो राष्ट्रपति को प्राप्त होता है। समझ में आया ना? तो कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में जब काम करेगा तो राष्ट्रपति की शक्तियां प्राप्त होंगी, और यह सभापति के रूप में काम करेगा तो सभापति का जो कार्य है वो पूरा उसके जिम्मेदारी पर होगा। तो ये कार्यों शक्तियों की बात की जाती है। बहुत अलग से यहां विस्तार से कोई शक्तियों का वर्णन नहीं किया गया है। चलिए और क्या है, तो ये हो गया राष्ट्रपति
का कार्य, शपथ, कार्यकाल, चुनाव और पद कहां से लिया गया है और किस अनुच्छेद में इस पद का उल्लेख किया गया है। ठीक है ना। अब तक भारत में कौन कौन उपराष्ट्रपति हुए हैं यह पूरी टेबल में दिया गया है। पहले भारत के प्रथम जो राष्ट्रपति हैं वो सर्वपल्ली राधाकृष्णन है। पदभार उनका 13 मई 1952 से था। 14 मई 1957 तक वो भारत के पहले राष्ट्रपति हुए। उपराष्ट्रपति डॉक्टर जाकिर हुसैन, बीबी गिरी, गोपाल कृष्ण और अंत में जो राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति का पद जिन्होंने धारण किया वो थे श्रीमान जगदीप धनखड़ जी। इस समय उनका त्यागपत्र चल रहा है। तो इस समय जब ये वीडियो रिकॉर्ड किया जा रहा है कोई भी उपराष्ट्रपति के रूप में पद पर आसीन नहीं है। तो ये टेबल में आप पढ़ सकते हैं कौन कब उपराष्ट्रपति के रूप में रहा है और जब वो उपराष्ट्रपति रहा है तो राष्ट्रपति कौन रहा है। ठीक है ना। तो ये था उपराष्ट्रपति। उम्मीद करते हैं वीडियो आपको अच्छा लगा होगा और ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल पर यदि नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आगे हम इसी भाग 5 का दूसरा अध्याय शुरू करेंगे या दूसरे अध्याय पर चर्चा करेंगे। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद।